अपने लिए तो सभी ठीक हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्वहित छोड़कर समाज हित में लग जाते हैं। और ऐसी ही शख्सियत है प्रोफेसर कमल कांति कटारा आज हमारे साथ है। और हम बातचीत करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, कोटे में कोटा। यानी कि जो लोग पिछड़ों में पिछड़े रह गए, कुछ ही लोगों को लाभ मिला, तो ऐसे में ही लोगों को लाभ मिलने वाला है। लेकिन बावजूद इसमें देश में कुछ जगह सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। लेकिन वागड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी छोड़कर समाज के युवाओं को नई दिशा देने वाले कमल कांति कटारा ने अब बीड़ा उठा लिया है कि कोटे में से कोटा राजस्थान में लागू हो। तो आइए बात करते हैं कमल कांति से। क्या है सर ये कोटे में कोटा? जी श्रीमाली साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आप हमारे वागड़ क्षेत्र के भील समाज के दर्द को समझ रहे हैं। बरसों से हम एक दूसरे के सानिध्य में रहे हैं और हमारी ये संघर्ष बरसों से चल रहा है आरक्षण को लेकर के। इसको हमारे जमीनी संघर्ष को आप बरसों से देखते रहे हैं जी। तो आज पुनः हमारे इस संघर्ष के आप साक्षी बन रहे हैं और उम्मीद है कि अब ये संघर्ष हमारा सफल होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोटे में कोटा मतलब हमारा राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का संविधान जब लागू हुआ तो हमें 12% आरक्षण मिला। तो ये 12% आरक्षण है, ये एक तरह से राज्य में हमारा आरक्षण का कोटा है 12%। अब ये जो 12% आरक्षण है, जिसको हम 12% जनजाति आरक्षण कह सकते हैं, हम इसको हमारे संपूर्ण सामान्य, ओबीसी, एसटी, एससी, ये जितनी भी संवैधानिक श्रेणियां बना रखी जातियों की है ना, वर्ग जो बना रखे, उसमें इसको आप कह सकते हैं वर्ग कह सकते हैं, इसको आप 12% कोटा कह सकते हैं, इसको आप 12% आरक्षण कह सकते हैं, इसको आप अनुसूचित जनजाति का 12% आरक्षण कह सकते हैं। तो ये हमारा एक राज्य स्तरीय आरक्षण का कोटा है। राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारा लगभग 7.5-8% कोटा है। आपके संघ लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां होती हैं, उसमें से हमारा जितनी जनसंख्या राष्ट्रीय स्तर पर है उतना हमें आरक्षण मिला हुआ। तो ये इसको हम कोटा कहते हैं, इसको है ना। इसको कोर्ट की भाषा में भी कह सकते हैं कोटा, इसको वर्ग भी कह सकते हैं। तो राजस्थान में भी ये 12% है। अब इस 12% आरक्षण का लाभ हमारे संविधान निर्माताओं ने समस्त, जैसे राजस्थान में 12 जातियां हैं, तो संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि 12 जो जातियां हैं, भील, मीणा, सहरिया, धानका आदि जितनी भी एसटी में परिगणित की गई हैं, इन सबको प्रशासन में, शासन में भागीदारी मिलेगी। ये प्रतिनिधित्व है, आरक्षण एक तरह का प्रतिनिधित्व है। तो सभी का प्रतिनिधित्व, सभी को प्रतिनिधित्व मिले, सभी को देश के विकास में, नीति निर्माण में अपनी आवाज रखने का मौका मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो संविधान में जो हमारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, उनको साकार करने के लिए एक तरह से ये विशेष प्रोत्साहन है। अब हुआ ये कि कुछ हमारी ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियां रही, कुछ भौगोलिक परिस्थितियां रही, कुछ शैक्षणिक वातावरण रहा। तो कुछ जो जातियां हैं वो इन परिस्थितियों की वजह से, जैसे सदियों से रहा, भाई सदियों में सामाजिक परिस्थितियों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, उसको देखते हुए वर्गीकरण किया गया, श्रेणियां बनाई गई, कोटे लागू किया गया, आरक्षण एससी का कोटा लागू किया, एसटी का कोटा लागू किया। अब सदियों में ये चला आ रहा था, वो 50 साल में कुछ जातियां ये प्रोत्साहन पा करके आगे बढ़ गई। जैसे हमारे राजस्थान की बात करें
तो 12% जो आरक्षण है, ये हमारे मीणा बंधु और मीणा भाई भी, जो जागीरदार मीणा जिनको कहते हैं, जो हमारे जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, ये लगभग 2-3 जिले जो हैं उस क्षेत्र में ये केंद्रित हैं। उनका वहीं निवास है, वहीं उनकी आबादी है। तो आजादी के बाद से जो 50 हमारा जो 12% आरक्षण चपरासी से लगा करके आरएस तक की जितनी भर्तियां होती हैं, चाहे वो एसडीएम की भर्ती हो, चाहे वो डीएसपी की नियुक्ति हो, चाहे वो आरटीओ की नियुक्ति हो, चाहे वो रसद अधिकारी की नियुक्ति हो, चाहे वो लेखा अधिकारी की नियुक्ति हो, ये सारे के सारे जो उच्च स्तरीय प्रशासन के पद हैं, सेवाएं हैं, वो भी, और चाहे कॉलेजों में प्रोफेसर हो, आरपीएससी जो कॉलेजों में प्रोफेसर की भर्ती निकालती है उसमें नियुक्ति की बात हो, स्कूल के प्राध्यापकों की नियुक्ति की बात हो, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की बात हो, ये सारे पद, यहां तक कि चपरासी के भी पद, उन सभी पर एकाधिकार रहा हमारे मीणा भाइयों का। तो आरक्षण का पूरा लाभ इस कोटे का अगर मिला तो एक तरह से मीणाओं को मिला, भले उसमें हमारी 12-13 जातियां हैं राजस्थान की एसटी की, लेकिन उन 12-13 जातियों का जो 12% पूरा जो जनसंख्या का आरक्षण है, उसका पूरा का पूरा लाभ मात्र हमारे 3-4% मीणा भाइयों ने अब तक उठाया। ये अच्छी बात है, ये उनकी योग्यता, उनकी जागरूकता, उनकी भौगोलिक परिस्थितियां, शहरों के पास में उनका निवास, ये सारी परिस्थितियां उन्हें हमसे कुछ अलग करती हैं और अवसरों का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। लेकिन अब जो खाई हमारे अंदर पैदा हो गई, सामाजिक स्तर की बात करो, आर्थिक स्तर की बात करो, शिक्षा के स्तर की बात करो, और अंततः राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करो, एक बहुत बड़ी खाई पैदा होती जा रही है। और उससे होता यह है कि वास्तव में जो हमारे संविधान के आदर्श हैं वो वापस विफल होते दिख रहे हैं, कि एक उसी में से एक जाति है वो बहुत ही सक्षम हो गई और दूसरी जाति वो सैकड़ों साल फिर पीछे छूट गई। तो अंततः एक विकसित भारत की बात कही जाए, एक अच्छे स्वस्थ समाज के निर्माण की बात कही जाए, एक भाईचारा युक्त समाज के निर्माण की बात कही जाए, ये आदर्श तो साकार होने से दे रहे हैं, विफल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो बात आई है कि 1 अगस्त 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय का बहुत ऐतिहासिक फैसला, स्वागत योग्य फैसला, कि भाई ये जो कोटा है, जो 12% है, या देश का जो 7-8% आरक्षण एसटी का है, एससी का 14% जो आरक्षण है, राजस्थान में 16% आरक्षण है, इनमें से जो जातियां वंचित रह गई, आज तक जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, तो उसको बांटा जाए। जैसे हम यहाँ, जैसे पूरी भील जाति, हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में 6.5% भील जाति रहती है और कुछ जो प्रतिशत है वो बाहर रहते हैं। दान का वान का मिला करके हम लगभग राजस्थान की एसटी का 8 या 9% हम लोग हैं। तो ये 8-9% बिल्कुल वंचित रह गए। तो अगर इन लोगों को 12 में से अलग करके सुरक्षित नहीं किया गया, इन्हें संरक्षण नहीं दिया गया, इन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो केवल मीणा बंधु ही आगे दिखेंगे और बाकी बहुत बड़ा जो तबका है वो अब क्योंकि इतना आगे बढ़ गए हैं तो बिल्कुल एक अलग वर्ग बन गया मीणाओं का एक तरह से। अब इनसे जो पीछे रह गए वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, और प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे तो आरक्षण देने का जो मकसद था कि सबको लाभ मिलना चाहिए, वो तो विफल हो गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, न्याय सबको मिलना चाहिए, अवसर सबको मिलने चाहिए, प्रशासन में, सत्ता में भागीदारी सबकी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। और हम किसी के विरोध में नहीं, सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के विरोध की लड़ाई नहीं है ये। इसमें एक चीज सामने आती है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है जी, क्योंकि जो भी जीत के जाता है उसको जिताते आप और हम ही लोग हैं। बिल्कुल जनता जीता, लेकिन वो जनता की बात को या भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। जी। तो आपका क्या मानना है, इनका क्या रोल होना चाहिए? जनता इनसे सवाल क्यों नहीं करती कि आप बोलिए? आज जैसे इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है,
हमारे सांसद दिल्ली में बैठे हुए, लेकिन उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं दी। हमारे विधायक बैठे हुए, हमारे पूर्व मंत्री बैठे हुए, उनकी कोई आवाज नहीं है कि ये निर्णय क्या है, या लोगों को समझा नहीं पा रहे, या समझाना नहीं चाहते, या किसी दबाव में है। देखिए, इसमें हम कोई एक दृष्टि से हमें केवल एक पहलू से नहीं सोचना पड़ेगा, हमें कई कोणों से इस बात को समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम फिर वापस पुनः वागड़ क्षेत्र की बात करें, हमारे अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ के बिलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप भी परिचित हैं, आप भी जानते हैं कि यहाँ मुख्य धारा से अलग हट करके क्षेत्रीय पार्टी भी बनी है, और आपको भी मालूम होना चाहिए कि उस पार्टी ने राजनीति में अपनी जगह ही आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बनाई है, भीलों की बात करने को लेकर के अपनी जगह बनाई है, एक कि हम ही भीलों के हितकारी हैं, हम ही भीलों की पैरवी कर सकते हैं। बाकी दूसरी जैसे कांग्रेस या बीजेपी के लोग हैं, वो 50 साल से हमारी पैरवी नहीं कर रहे हैं, हमारी उपेक्षा हुई है। ये नैरेटिव खड़ा करके एक पार्टी बनी, और उस पार्टी को उस आधार पर भाई भीलों को महसूस हुआ भी, कुछ वास्तविकता भी है, क्योंकि भारत में भावनात्मक मुद्दों को लेकर के, जाति के मुद्दों को लेकर के, उपेक्षा की बातों को लेकर के तुरंत पार्टियां बन जाती है और समर्थन भी बड़ा जबरदस्त मिलता है साहब। लेकिन अन्य पार्टियों की तरह हमने बहुत जल्दी महसूस कर लिया, यहां जनता भी महसूस करने लगी है कि जिस तरह से इन मुद्दों को कुछ लोग मात्र सत्ता पाने के हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आज वही यहां होने लगा है। 1 अगस्त 2024 को जब इस वंचित जाति के लिए इतना ऐतिहासिक फैसला आया, उस पार्टी को आगे बढ़ करके सबसे पहले खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए था कि उनकी मनोभावनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में व्यक्त किया है। लेकिन किसी विपक्षी पार्टी के शासन में ये फैसला आया तो उसी को उन्होंने सोच लिया कि ये किसी पार्टी का फैसला है। कितना संकीर्ण दृष्टि, कितनी संकीर्ण सोच हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में विकसित हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आप सरकारों और पार्टियों के दृष्टिकोण से और राजनीति के दृष्टिकोण से जोड़ करके देख रहे हैं। और जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे महापुरुषों ने हमारी जाति को, हमारे गोविंद गुरु बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था, आज वो स्वप्न साकार होने जा रहा है। आप उसमें हाँ में हाँ मिलाने की बजाय आप है वो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तो ये मात्र कि ये जो है हमारे अलावा कोई ये बात उठाना नहीं चाहिए, हमारे अलावा दूसरी पार्टी की सरकार ये बात करनी नहीं चाहिए। दूसरे लोग करेंगे, दूसरे लोग ये धरातल पर लागू कर देंगे, हमारा वोट बैंक जो हमने जाति के नाम से खड़ा किया है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये गंदी राजनीति है। ये एक तो इसलिए नहीं उठा रहे हैं, दूसरा इन्होंने एक नैरेटिव खड़ा किया, प्लस यहाँ की सभी पार्टियों से मेरी तो मतलब बहुत बड़ी शिकायत है कि आप भाषणों में एसटी एससी की बातें करते हैं, वंचितों पर बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें करते हैं। आज हमारे लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ जिसको कहते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका तीसरा, मतलब 3 जो हमारे स्तंभ है उनमें एक स्तंभ है न्यायपालिका। वो न्यायपालिका भारत की शीर्ष कोर्ट कह रही है कि आप ये लागू कीजिए, और ये सामाजिक न्याय देने का सबसे बड़ा साधन है जो है आपका उपवर्गीकरण और कोटे में कोटा। आपको मैं बताऊं, इन पार्टियों को हमें समझाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। ये गुमराह हैं जो देश में शासन करना चाहते हैं, जो संसद और विधानसभा में जाकर के बैठना चाहते हैं पार्टियों से टिकट लेकर के। उन लोगों को समझ नहीं पड़ रही है अभी तक कि ये फैसला क्या है, और हमें न जनता के बीच में जाने दे रहे हैं। भय है कि ये तिनके जैसे लोग अगर जमीन से जुड़े रहे, जनता से जुड़े रहे, तो हमारा धरातल खिसक जाएगा। ये छोटा सा मतलब एक राजनीतिक जो सत्ता पाने का जो सदियों से जो चला आ रहा जो अंदर है ना कीड़ा, वो इनके अंदर भी बैठा हुआ है। ये ना तो समझा पा रहे हैं
न समझना चाहते हैं, न समझाने दे रहे हैं। और हमारा बेचारा आदिवासी जो भील है वो तो ये तो समझ ही नहीं रहा है कि यार ये 12% में से ये अलग हो जाएगा तो हमारा को कितना ऐतिहासिक लाभ होगा। ये तो यूं समझ रहे हैं कि ये सरपंच, ये प्रधान, ये एमएलए, ये एमपी, ये संसद, यही एकमात्र देश का मतलब कर्णधार हैं ये कर्णधार मानते हैं ये। लेकिन ये लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए है, वंचितों को आगे करने के लिए है। आज उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की बजाय हम थक गए। धरातल पर काम करते 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 आपको लग रहा हो भाई हड्डियां सूख चुकी है। जी जी जी, आप एक वापस विशाल आंदोलन करने वाले, कब है वो आंदोलन? हम हैं 24 नवंबर 2024 को रैली आयोजित कर रहे हैं। और उसमें फिर मैं कह रहा हूं कि हमारे राजनीतिक दल और ये जो लोग जो समझना नहीं चाहते हैं, एक तो फिर वही वाली बात है कि जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता तो अनपढ़ हैं, ये आरक्षण की बात क्यों क्या समझेंगे, ये हमारे लोगों की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, ये संविधान नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो ये दावा करके जनता की पैरवी करने की बात कर रहे हैं, आपको ये बताऊं कि हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर का सांसद राजकुमार रोत, सबसे पहले उसी ने मतलब कोटे में कोटे का विरोध दर्ज करवाया, भारत बंद कराने का समर्थन किया, जबकि उन्हें पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इनके पढ़े लिखे होने की बातें, ये संविधान समझने की बातें, आदिवासियों की पैरवी करने की बातें, सबके सब दावे खोखले हैं इनके। इतने बड़े मुद्दे को जो खुद भील समाज से, खुद इस संसदीय क्षेत्र से है जहां से ये आवाज उठ रही है, उसका विरोध करना और उसके समर्थन में अब तक बयान न जारी करना, ये क्या साबित करता है आप बताइए? क्या ऐसा व्यक्ति संसद में जा करके इस भील कौम की कोई पैरवी कर रहा है? ये तो उल्लू बना रहे हैं ये लोग। ये इतना बड़ा जो बाबा साहब ने उस समय जो आवाज उठाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके आज हमारे लिए तो वो अवसर आज आया है। और ऐसे अवसर पर ये मात्र अपनी पार्टी की राजनीति में लगे हुए, ये वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए। साहब, ये किसी पार्टी या वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये तो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। और ऐसे में ये धृतराष्ट्र बन करके सिंहासन पर बैठे हुए लोग ये धृतराष्ट्र हैं। जनता ने इनको बहुत बड़े योद्धा समझ करके दिल्ली भेज दिया है, लेकिन हकीकत में धृतराष्ट्र को भेज दिया है। जी, तो ये कमलकांत जी थे, हालांकि अपने आपको एक तिनका बता रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि सीता माता के हाथ में भी एक तिनका था और अहंकारी रावण को उनके सामने झुकना पड़ा। तो यही आने वाली 24 तारीख तय करेगी कि इस क्षेत्र की जनता जनप्रतिनिधियों पर कितना विश्वास करे, अपने मुद्दों पर कितना विश्वास करे। लेकिन ये तय है, अगर कोटे में से कोटा लागू हो गया तो इस जनजाति बहुल क्षेत्र से, जहां की भौगोलिक परिस्थितियां काफी विषम है, कहीं छापरे हैं, कहीं 5-5 मील दूर एक मकान से दूसरे मकान की दूरी है, ऐसे में इन छापरों से निकलने वाले लोग देश को दिशा प्रदान कर सकेंगे अगर कोटे में कोटा लागू हो जाता है। अब यह तो भविष्य के गर्त में है कि लागू कब होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना निर्णय दे दिया। कुछ लोग अपने निजी हितों के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वागड़ से जो आवाज उठनी चाहिए वो आवाज आपकी होगी, हमारी होगी। क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, वागड़ के जनजाति क्षेत्र के युवाओं ने अपना परचम फहराया है, तो अब आईएएस और आईपीएस की दौड़ में कितना निकल पाते हैं देखते हैं। ये भविष्य के जी। मैं एक अंतिम जो तथ्यात्मक बात करना चाहता हूँ, आपका 2 मिनट का समय और लेकर के, कि ये न केवल आईएएस आईपीएस प्रशासनिक अधिकारी बनाने का प्रश्न है, अपितु छोटी सेवाओं में। मैं आपको इसका गणित समझाता हूँ, इस कोटे में कोटा का, कि 12 में से अगर हमें जैसे अभी मेडिकल में मिल रहा है 5.5%, हमारे लगभग बांसवाड़ा में 1000 डॉक्टर बन गए। अब ये 12 में से सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और हमें वास्तव में 12% में अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चपरासी से लेकर के अधिकारी तक केवल हमारे मीणा बंधु बन रहे हैं। अब अगर हमें ये 12 में से, जैसे हमारे को यहाँ क्या मिल रहा है, छोटे मोटे कर्मचारी बन रहे हैं, तो किससे बन रहे हैं? हमारे अनुसूचित क्षेत्र का जो 45% मिल रहा है उससे। अब आप ये देखिए कि हमारी एसटी की जनसंख्या राज्य स्तर पर 12%, और हमारी टोटल जो टीएसपी की जो जनसंख्या है ना, एसटी एससी ओबीसी जनरल,
ये सब मिल करके लगभग 8% है। ये लगभग मिलकर के 8% है। कोई भी विज्ञप्ति भर्ती की जारी होती है तो मान लीजिए कि राजस्थान की 100% जनसंख्या का आधार पर मान लो 100 पद मिले, तो 100 पद में हमारा जो 12% आरक्षण है उसके आधार पर 12 पद, हमारी टोटल जो एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल की टीएसपी की जनसंख्या उसके 8 पद। ये 8 पद फिर बढ़ते हैं, वर्गीकरण होगा भाई। आधे पद तो 50% आरक्षित मानते हुए 4 पद तो वो चले गए, 4 बचे तो 5% एससी का आरक्षण, तो 1 पद वहां चला गया, बचे कितने? 3 पद। हमको 3 पद मिलते हैं, लेकिन एसटी के 12% के हिसाब से 12 पद राज्य स्तर या आरक्षण के मिलते हैं। वो 12 पद पूरे हमारे मीणा भाई जो केवल 3% हैं, वो 12 पद पूरे अभी जैसे आरजेएस का रिजल्ट आया, 24 पद जो थे वो पूरे मीणा ले गए। अब ये जो है अगर हमें 5.5 6.5 मिलता है तो 12 में से 6 पद इधर मिलेंगे, 3 पद वो हो गए, दुगुने ज्यादा पद मिलते हैं हमको। और किससे? चपरासी से लेकर के आरएस एसडीएम तक। और अगर आने वाली भर्ती कोई 40,000 शिक्षकों की भर्ती निकलती है तो 40,000 में से मान लो 12% के हिसाब से 4,500 पद बनते हैं मान लो, तो 4,500 में से 2500 पद दक्षिणी राजस्थान को मिलेंगे शिक्षक भर्ती के, 2500 पद प्लस हमारे 45 के हिसाब से वो लगभग 1200 पद वो होंगे। तो 2500 प्लस 1200 ना करके 3-4 हजार शिक्षकों की भर्ती, एसटी के शिक्षकों की भर्ती दक्षिणी राजस्थान से होगी। टीचरों की जो स्कूलों में अकाल चल रहा है वो अकाल खत्म हो जाएगा। हमारे न जाने कितने घरों में दीपावली के दिए जलेंगे। और ये हमारे भाई जो सांसद बने हुए हैं, ये जो विधायक बन गए हैं, वो विरोध में लगे हुए समर्थ में नहीं, समझ नहीं रहे हैं। बेरोजगार भी इतने बड़े मुद्दे को नहीं समझ पा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि पहले कुछ आंकड़ों को समझो, गणित को समझो, और जो ये उपवर्गीकरण है उसके उद्देश्य को समझो। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। बिल्कुल, तो ये ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा देगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कटारा जी से बात होने के बाद में कि यहाँ के जो नेता है उनकी सोच जिसको कहते हैं एक छत्र साम्राज्य की रही है, और ऐसे में वे जनता के हितों को भूल जाते हैं। अब देखना है जब पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं, दुनिया के सामने आ रहे हैं, तो क्या बदलाव होने वाला। धन्यवाद।